I'm Ali Ahmed. Today we are going to start a new topic, which is about the biological membranes, which is related to the cell biology series. So, first lecture about the biological membrane. Biological membranes are very important because it's crucial to the life of the cell. It encloses the cells, defines boundaries, maintain the ingredients. It contains the proteins and carbohydrate, which play important roles in the signal transduction. So, we will detail study about the biological membrane. अगर हम biological membrane को देखें तो इसमें हमें जो तीन तरह की चीज़ें नजर आएंगी जो biological membrane में मोस्टली प्रेजेंट होती हैं वो एक होती है हमारे पास लिपिड्स, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है कि कहीं पे ये 50 to 70% है, कहीं पे ये 40 अबव देन द 50% है। सो वेरी करती है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन मोस्टली लिपिड्स की कॉन्सेंट्रेशन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रोटीन्स जो कि इससे कम कॉन्सेंट्रेशन में होती है, और लास्ट में हमारे पास आती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम लिपिड्स को देखें तो हमने लिपिड्स के ऊपर एक लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि लिपिड्स क्या होते हैं, ये फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, और फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं विद हाइड्रोकार्बन चेंज रेंजिंग फ्रॉम द 4 to 36 कार्बन लॉन्ग, ठीक है। फिर हमने देखा था कि फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो हमारे पास डबल बॉन्ड कंटेनिंग होते हैं और वो हमारे पास लिक्विड टेम्परेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर हमने डिफरेंट इसकी डिटेल पढ़ी तो जो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। हम मूव करते हैं अपने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइफ ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि एक तो ये देखें कि एक सेल को इनक्लोज करती है, उसकी बाउंड्रीज को मेंटेन करती हैं, एक सेट करती हैं, डिफाइन करती है, क्लियर डिफरेंस लेके आती है साइटोसोल में और एक्स्ट्रा सेलर एनवायरनमेंट में। देखें ये आपका सेल है, ठीक है, और सेल के जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलर, और जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम बोलते हैं, वो होता है सेल के दरमियान का जो स्पेस होती है वहाँ पे जो फ्लूइड होता है या टिश्यू के दरमियान का जो होता है तो उन्हें हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। तो कंफ्यूजिंग वर्ड होता है तो इसको आपने डिफरेंसेस का याद रखना है। तो अब ये देखें अगर ये साइटोसोल जो है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर मौजूद ना हो तो ये क्लियर का डिफरेंस भी नहीं हमें पता लगेगा, बाउंड्रीज भी सेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जी आयन ग्रेडियंट को मेंटेन कर रखती है। हम नेक्स्ट इसके बाद बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को एंड होने के बाद हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस मॉलिक्यूल अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करती है आयन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में। फिर देखें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में बहुत तरह की प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन्स होती हैं वो रिसेप्टर के तौर पर काम कर रही होती हैं एक्सटर्नल सिग्नल्स के लिए और उनको सेल के अंदर लेकर आती हैं। इसके अलावा भी इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो हमारे पास डायनामिक फ्लूइड स्ट्रक्चर होती हैं, और वो क्या करती हैं, वो बहुत से मॉलिक्यूल्स को हमें पता है कि उसकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, इन एंड आउट मूवमेंट में, ठीक है। और लिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज इन अ कंटीन्यूअस डबल लेयर अबाउट द 5 नैनोमीटर थिक, ठीक है। और अगर हम देखें तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, उसमें जस्ट लिपिड्स ही नहीं पाए जाते, उसमें प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। और एनिमल्स के जीनोम अगर पूरा देखा जाए तो उस जीनोम का 30% हिस्सा जो होता है वो प्रोटीन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इट इज़ एस्टिमेटेड अबाउट 30% ऑफ द प्रोटीन्स इनकोडेड इन द एनिमल जीनोम आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। और उसमें कुछ प्रोटीन्स होंगे वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे। वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या काम कर रही होती हैं, वो स्ट्रक्चरल लिंक के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, डेट कनेक्ट्स द साइटोस्केलेटन थ्रू द लिपिड बाइलेयर। वो या तो स्ट्रक्चरल लिंक करती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ या एडजेसेंट सेल के साथ स्ट्रक्चर लिंक के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। और कुछ जो होती हैं वो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, सिग्नल की ट्रांसडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती हैं। ये सारी प्रोटीन्स के बारे में हम आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की जो लास्ट स्लाइड्स होंगी उसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन किस तरह रोल प्ले कर रही होती हैं। अभी हम देखते हैं, फोकस करते हैं ऑन द लिपिड्स की जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। हमारे पास 80% जो ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम देखें तो हमें लिपिड्स बाई लेयर के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटी नजर आती है। यही लिपिड्स मौजूद होंगे, प्रोटीन्स होंगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आएगा, लिपिड्स की स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, लिपिड्स की टाइप्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। आगे हम देखते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिपिड्स बाई लेयर। तो हमारे पास तीन तरह के आते हैं, फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स, और हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, और हमारे पास आर्किबैक्टीरियल लिपिड्स आते हैं। अब ये डिफर कहाँ पे कर रहे हैं, इनको किस तरह हम याद रख सकते हैं, तो ये डिफर कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ देयर बैकबोन। फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, नहीं फॉस्फोलिपिड्स हम देखेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स देखेंगे, और हम आर्किबैक्टीरियल लिपिड्स देखेंगे, ठीक है। तो तीन तरह के लिपिड्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं मोस्टली जो पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें कहीं पर हेड ग्रुप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा बैकबोन डिफरेंस होगा। सबसे पहले आपने एक लिपिड को देखना, लाइक आपने देख लिया मेम्ब्रेन लिपिड्स 3 टाइप्स के, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड आर्किबैक्टीरियल लिपिड्स। अब आप इन दोनों को भूल जाएं, जस्ट इस पे फोकस करें। फॉस्फोलिपिड्स कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। अब ग्लिसरो और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये कहाँ पर डिफर करें, ये डिफर कर रहे हैं यहाँ पर, इनकी बैकबोन पर। ये इस तरह होता है, ये होती है बैकबोन, और इस बैकबोन के साथ क्या होती हैं, फैटी एसिड की टेल्स अटैच होती हैं, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आएंगे, और वो ज़्यादातर जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं वो कहाँ से आते हैं, उनका अगर हम पेरेंट देखें तो वो होते हैं ट्राईसाइक्लिसरोल। या आपने एफएससी के अंदर भी देखा होगा ट्राईसाइक्लिसरोल किस तरह बनते होते हैं, कि जब हमारे पास ग्लिसरॉल जो कि अल्कोहल होता है, एथेनॉल होता है, और वो और फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड जब मिलते हैं तो ईस्टर लिंकेज डेवलप होता है, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, हमारे पास ट्राईसाइक्लिसरोल होता है। अगर आप उसका देखें बॉन्ड, हमारे पास उसका बॉन्ड इस तरह होता है, COH COH COH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, RC डबल बॉन्ड H,
तो ये हमारे पास 3 होंगे और ये इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, यहाँ पर वाटर की रिमूवल होगी तो ये हमारे पास ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। तो सारे के सारे जो हमारे पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आएंगे या जिनके अंदर भी ग्लिसरॉल होगा तो वो सारा उनका पेरेंट जो मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, तो ये देखो जिस तरह ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के अगर आप जस्ट स्ट्रक्चर को सबसे समझे तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएंगे। तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में क्या होता है, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड आकर अटैच होते हैं। ठीक है, अब हम जस्ट हमने देखा कि 3 टाइप्स के हैं, 1 2 3। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स पे जब हम आए तो फॉस्फोलिपिड्स में हमने कहा 2 टाइप्स के, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कहाँ पर जाकर डिफर हो रहे हैं, ऑन द बेस ऑफ द बैकबोन। यहाँ पर बैकबोन में क्या है, ग्लिसरॉल है और यहाँ पर क्या है, स्फिंगोसिन है। अब और भी डिफरेंस आएंगे, और कहाँ पर डिफरेंस आएंगे, हेड ग्रुप में आकर डिफरेंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ 2 अटैच है। ठीक है, अगर हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की बात करें, लेकिन जब हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक फैटी एसिड की चेन मिलती है। ठीक है, तो इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम अभी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जनरली ओवरव्यू ले लेते हैं। इस तरह हमने कहा कि मेम्ब्रेन लिपिड्स में हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड्स आ गए और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोलिपिड्स में हमारे पास 2 मेजर डिवीजन आ जाती है, एक स्फिंगोलिपिड्स आ जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं हमारे पास गैलेक्टोलिपिड्स। जो हमारे पास स्फिंगोलिपिड्स हैं वो सेम इसी तरह से ही हैं, लेकिन यहाँ पर आके डिफरेंस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारे पास वर्ड है ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स मीन ग्लाइकन्स हमारे पास मौजूद होंगे, ग्लाइकन्स मीन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की मॉइटीज मौजूद होंगी। लेकिन फॉस्फोलिपिड्स के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, इस वजह से इन लिपिड्स को हम फॉस्फोलिपिड्स बोल देते हैं और यहाँ पर आके सिर्फ इनकी बैकबोन में डिफरेंस आता है। लेकिन जब हम ग्लाइकोलिपिड्स में आते हैं, बैकबोन में तो डिफरेंस आएगा, लेकिन साथ साथ हमारे पास इन मॉइटीज में भी डिफरेंट आएगा कि जो फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर डिफर करती हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स उनमें हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आएंगे, जो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स है वहाँ पर हमारे पास ग्लाइकन्स ग्रुप आएंगे। ग्लाइकन्स रेफर्स टू द कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्फिंगोलिपिड्स में भी सेम इसी तरह हमारे पास स्फिंगोसिन और एक फैटी एसिड की चेन होगी, लाइक एज यहाँ पर। जहाँ डिफर कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की मोइटीज है, वहाँ पर हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स की आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स की जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास है गैलेक्टोलिपिड्स। अब गैलेक्टोलिपिड्स में हमारे पास गैलेक्टोन्स लिपिड्स के हमारे पास वही बैकबोन हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल है। यहाँ पर स्फिंगो में हमेशा स्फिंगोसिन होगी और ग्लैक्टो या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास ग्लिसरॉल ही होगा। 2 फैटी एसिड की चेन होगी, डिफर कहाँ पर करेंगे, ग्लैक्टो में ग्लाइकन्स है तो हमारे पास मोनोस्क्राइड या डाइस्क्राइड हमारे पास होंगे। और नेक्स्ट में आ जाते हैं आर्कीबैक्टीरियल ईथर लिपिड्स। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ग्लिसरॉल होते हैं और उनके दरमियान ये फिटनाइल होता है और हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप और थर्ड ग्लाइसरॉल। ये मोस्ट कॉमन ही होता है। मोस्ट कॉमन जो हम जिन चीज़ों को लिपिड्स को हम देखेंगे वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स आएंगे या ग्लाइकोलिपिड्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो बता रहा है, जो लास्ट हमारे पास डायग्राम उनमें बता रहा है कि इन ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, गैलेक्टोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स, अल्काइल ग्रुप्स आर द फैटी एसिड इन ईस्टर लिंकेज। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बता रहा है कि जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है ये किन किन का पेरेंट है, ये हमारे पास इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का भी है, इन गैलेक्टोलिपिड्स का भी है हमारे पास। ठीक है, और इन गैलेक्टोलिपिड्स को हम सल्फोलिपिड्स बोल रहे हैं। ठीक है, और इनमें जो होते हैं ईस्टर लिंकेज मौजूद होता है अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान। अल्काइल ग्रुप कौन से हैं, जो हमारे पास इन फैटी एसिड के चेन्स हैं उनके दरमियान जो ग्रुप्स हैं वो उनकी बात कर रहा है कि वो ईथर लिंकेज में हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारे पास है ग्लिसरॉल का, हमारे पास ये ग्लिसरॉल है। और अगर इस ग्लिसरॉल के अगर हम यहाँ पर हमारे पास है ग्लैक्टोलिपिड्स, या ग्लैक्टोलिपिड्स में हमारे पास दूसरे आ जाते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स या ग्लैक्टोलिपिड्स। तो यहाँ पर हमारे पास फैटी एसिड की 2 चेन आपको नजर आ रही होंगी, एक ये फैटी एसिड की चेन और ये हमारे पास फैटी एसिड की चेन है और ये हमारे पास ग्लिसरॉल है। हमने वहाँ पर यही स्ट्रक्चर देखा था कि यहाँ पर हमारे पास होता था ग्लिसरॉल और यहाँ पर हमारे पास होती थी फैटी एसिड की चेन्स, एक फैटी एसिड दूसरा फैटी एसिड, और यहाँ पर थर्ड पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता था और उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ कोई भी आकर एक्स अटैच हो सकता है। तो एक्सकोलिन भी हो सकता है, वो एथेनोलामीन भी हो सकता है, वो सीरीन भी हो सकता है, वो इनासिटोल भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है किसका, हमारे पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स अगर हम देखें उस केस में हमारे पास ये होगा, या हमारे पास गैलेक्टोलिपिड्स देखें उस केस में हमारे पास ये होगा। ठीक है, और अगर हम स्फिंगोलिपिड्स की बात अगर हम देखें तो स्फिंगोलिपिड्स में हमारे पास स्फिंगोसिन होता है। स्फिंगोसिन में क्या होता है कि हमारे पास ये स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर है और स्फिंगोसिन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, फोकस करें इस पर, तो हमारे पास स्फिंगोसिन में एक टेल आएगी, लेकिन ये टेल जो है ये फैटी एसिड की नहीं है, फैटी एसिड की टेल अलग है। वहाँ पर हमने जब स्ट्रक्चर देखा था तो हमारे पास एक स्फिंगोसिन की बैकबोन थी और उसके साथ एक फैटी एसिड अटैच था और साथ हमारे साथ अटैच थे अकॉर्डिंग टू द मेम्ब्रेन लिपिड्स टाइप्स। वो हमारे पास स्फिंगोलिपिड से फॉस्फोलिपिड से भी रिलेटेड हो सकता है, वो ग्लाइकोलिपिड से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर हमारे पास फॉस्फोलिपिड से रिलेटेड होगा तो वहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, और अगर हमारे पास रिलेटेड टू द ग्लाइकोलिपिड्स होगा तो वहाँ पर हमारे पास ग्लाइकन्स के ग्रुप्स अटैच होंगे, मोनोस्क्राइड डाइस्क्राइड ये चीज़ अटैच होगी। ठीक है, तो स्फिंगोसिन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें और साथ साथ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर को ड्रा करें, फिर आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये कह रहा है कि स्फिंगोलिपिड्स कंटेन द सिंगल फैटी एसिड इन अमाइड लिंकेड टू द स्फिंगोसिन बैकबोन। यहाँ पर अगर हम देखें तो यही चीज़ वो बता रहा है कि यहाँ पर आपको एक अमाइड लिंकेज नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, और ये एक स्फिंगोसिन की टेल है और एक फैटी एसिड की टेल है। ठीक है, यहाँ पर एक्स ग्रुप को भी आकर अटैच हो रहा है, हम इसको डिटेल से अभी देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमने कहा कि मेजरली डिफरेंस कहाँ पर कर रहे हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि मेजरली डिफरेंस यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, बैकबोन में। बैकबोन ग्लिसरॉल है, ये बैकबोन हमारे पास स्फिंगोसिन है। तो आपने इसका जनरल ओवरव्यू लिया तो मेम्ब्रेन लिपिड्स हमारे पास 2 तरह के हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, और ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास स्फिंगोलिपिड्स या ग्लैक्टोलिपिड्स हैं। स्फिंगोलिपिड्स और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स इनको जनरली इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, जैसे आप ड्रॉ करेंगे आपको ये सारी डिवीजन याद करना आसान हो जाएगी। अगर हम ग्लिसरोलिपिड्स की बात करें, जो ग्लिसरोलिपिड्स हैं, ग्लिसरोलिपिड्स में दोनों आ सकते हैं, ग्लैक्टोलिपिड्स भी आ सकते हैं और हमारे पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स भी है। यहाँ पर ग्लिसरोलिपिड्स से मुराद वो है कि वो लिपिड्स जिनके अंदर बैकबोन हमारे पास क्या होती है, ग्लिसरॉल की होती है, और यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को फोकस किया गया। ठीक है, तो बहुत कंटेन द अल्काइल चेन्स
टू अल्काइल चेन्स, ओ अल्काइल चेन्स किसकी है, फैटी एसिड की चेन्स है, ठीक है। डिफर कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मोइटी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं, जिसके अंदर हमारे पास फॉस्फेटाइल कोलिन आ जाता है, फॉस्फेटाइल ग्लिसरीन आ जाता है, फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल आ जाता है, कार्डियोलिपिन्स आ जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को जब तक आप इनका जनरल स्ट्रक्चर को अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको समझ नहीं आएंगे, तो इनके जनरल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। यहाँ पर एक्स ग्रुप, ये जो गिवन है एक्स ग्रुप पे अगर आप हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे तो ये हमारे पास फॉस्फेटिक एसिड आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर अमोनिया आयन को अगर अटैच कर देंगे यानी 3+ आयन को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉस्फेटाइल एथेनॉल अमीन आ जाएगा। और अगर हमारे पास कोलिन के ग्रुप को अटैच कर देंगे तो हमारे पास फॉस्फेटाइल कोलिन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन जितने हमारे पास ये लिपिड्स के टाइप्स हैं, इन लिपिड्स मेजर रोल अपना प्ले कर रहे होते हैं इन द फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होती है तो वहाँ पर ये अपना रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल है, ये इन्वॉल्व होता है फीटस की डेवलपमेंट में। फॉस्फेटाइल इनएसिटोल जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है। इस तरह कार्डियोलिपिन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा पाया जा रहा होता है। तो ये कार्डियोलिपिन्स लास्ट मीनिंग रिलेटेड टू द कार्डियक, ठीक है। आगे हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास ईथर लिंकेज वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है ईथर लिंकेज, यहाँ पर भी ईथर लिंकेज, लेकिन यहाँ पर अल्कीन है और यहाँ पर अल्केन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डिफर कर रहा है कि एक्स ग्रुप कौन सा है। अगर एक्स ग्रुप में हमारे पास एथेनॉल अमीन है तो इसको हम प्लाज्मेलोजिन बोलते हैं। अगर हमारे पास ये है NH वाला है और तो इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब ये हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर अपना रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे होते हैं। जो हमारे पास वर्टिब्रेट हार्ट टिश्यूज है वहाँ पर जो मोस्टली लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से थे, प्लाज्मेलोजिन्स प्रेजेंट होते हैं। माइलिन मेम्ब्रेन के अंदर भी हमारे पास प्लाज्मेलोजिन प्रेजेंट होते हैं। जबकि हमारे पास प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है वो एक मोलेकुलर सिग्नल्स होता है जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या एलर्जी के रिस्पॉन्स के अंदर इसकी स्क्रीशन हो रही होती है, ठीक है। जब आप हार्मोन्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे, हार्मोन के रिलीज को देखेंगे, तो वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो जहाँ पर आप प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को भी देखेंगे। तो मेजर इंपॉर्टेंट है इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना। नेक्स्ट हमारे पास स्फिंगोलिपिड्स आते हैं। तो स्फिंगोलिपिड्स हमारे पास दो तरह के हैं। तो जब हमने कहा था कि मेम्ब्रेन लिपिड्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, तो वहाँ पर स्फिंगोलिपिड्स की दो टाइप्स आ जाती हैं। स्फिंगोसिन का एक ही स्ट्रक्चर है, वो आपने देख लेना है, ठीक है। स्फिंगोसिन के जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम देखें तो एक ही फैटी एसिड हमारे साथ अटैच होता है। सेकंड हमारे पास स्फिंगोसिन का कुछ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक टेल उसकी मौजूद होती है और फिर उसके बाद हमें एक अमाइड लिंकेज नजर आता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दे हैव वो पोलर हेड ग्रुप एंड 2 नॉन पोलर टेल्स। तो दो हमारे पास नॉन पोलर टेल होती है। एक टेल जो होती है वो स्फिंगोसिन की खुद की होती है और दूसरी टेल जो होती है हमारे पास फैटी एसिड की होती है, ठीक है। फैटी एसिड इज एन अमाइड लिंकेड टू द स्फिंगोसिन फॉर्म सीरामाइड व्हिच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द डाइसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। हमारे पास ग्लिसरॉल की 3 टाइप्स है। हमारे पास मोनोसाइल ग्लिसरॉल है, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं, डाइसाइल में 2 फैटी एसिड अटैच होते हैं। तो उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो सिमिलर टू द सीरामाइड आ जाता है। क्योंकि सीरामाइड का अगर हम स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं स्फिंगोसिन के स्ट्रक्चर में अगर आप इसको ड्रा करेंगे तो यहाँ पर एक्स ग्रुप में हमारे पास अगर हाइड्रोजन आ जाएगा तो हमारे पास सीरामाइड आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास स्फिंगोलिपिड्स के अगर हम देखते हैं तो देयर आर 3 क्लास ऑफ द स्फिंगोलिपिड्स डिपेंडिंग अपॉन द हेड ग्रुप, ठीक है। दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मोनोलेयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अपोजिट टू द कोलेस्ट्रॉल इन द अदर मेम्ब्रेन्स। अब ये जो आगे इनकी ग्लाइकोसाइलेशन हम देखेंगे कि ग्लाइकोसाइलेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है, फिर जो गोल्जी में हो रहा है वो किस तरह हो रहा है। तो इसकी ग्लाइकोसाइलेशन जो होती है वो इनर ल्यूमन ऑफ द गोल्जी एपरेटस में हो रही होती है। सो हैव सेम टोपोलॉजी एज द आउटर मोनोलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो इस लाइन का जो मतलब है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड्स का अगर हम आगे जाकर हम देखेंगे ग्लाइकोसाइलेशन वाले चैप्टर में तो हमें तब इसका समझ आएगा कि ये क्या बात करना जा रहा है। सेम टोपोलॉजी से क्या मुराद है, व्हाई इट हैव नॉट सेम टोपोलॉजी टू द इनर साइड एंड व्हाई आफ्टर ग्लाइकोसाइलेशन जो हमारे पास जो लिपिड्स है वो हमारी आउटर मेम्ब्रेन में ही क्यों जाते हैं। तो जब हम ग्लाइकोसाइलेशन को हम देखेंगे तो तब हम इसको डिटेल से हम देखेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास 3 जो मेन टाइप्स हैं वो हमारे पास स्फिंगोमाइलिन्स हैं, हमारे पास ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हैं और हमारे पास गैंग्लियोसाइड्स हैं। जो हमारे पास स्फिंगोमाइलिन्स हैं वो हमारे पास उसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पर देखें स्फिंगोमाइलिन के स्ट्रक्चर को तो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या है, कोलिन ग्रुप अटैच हुआ है, तो इसको हम स्फिंगोमाइलिन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दे कंटेन द फॉस्फोकोलिन और फॉस्फोएथानोल अमीन एज देयर हेड ग्रुप, दे आर कॉल्ड द स्फिंगोमाइलिन्स, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द एनिमल्स, पार्टिकुलरली द माइलिन। माइलिन क्या होती है, एक मेम्ब्रेन शीट होती है दैट सराउंड्स एंड इंसुलेट द एक्सॉन्स ऑफ सम न्यूरॉन्स, ठीक है। बायोलॉजी में अगर आप नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा होगा, नर्व्स के स्ट्रक्चर को देखा होगा तो आपने उसके नर्व्स के स्ट्रक्चर में माइलिन का लफ्ज़ पढ़ेंगे तो माइलिन का होती है मेम्ब्रेन शीट होती है जो कि इंसुलेट करती है न्यूरॉन्स को। फिर जो सेकंड टाइप है हमारे पास स्फिंगोलिपिड्स के वो हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, जिसमें हमारे पास हेड ग्रुप में एक या एक से ज़्यादा शुगर अटैच होते हैं टू द सीरामाइड, ठीक है। सीरामाइड का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो उसमें हमारे पास यहाँ पर जस्ट OH है, तो ये हमारे पास कार्बन 1 है। इस कार्बन 1 के OH के साथ जाकर शुगर्स अटैच होंगे और वो शुगर्स हमारे पास एक शुगर भी हो सकती है, वो 2 शुगर भी हो सकती हैं। अगर एक सिंगल शुगर आकर सीरामाइड के साथ लिंक्ड होती है तो उसको हम सैरिब्रोसाइट्स बोलते हैं, और अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा शुगर्स आकर अटैच होती हैं तो उसको हम ग्लोबोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक आकर अटैच होगी तो एक तो कोई भी हो सकती है। हमें पता है कि मोनोसेक्राइड्स में डिफरेंट एग्जांपल में हमारे पास ग्लूकोज भी आ जाता है और हमारे पास ग्लैक्टोज भी आ जाता है। अगर ग्लूकोज अटैच होगा तो वो मोस्टली प्रेजेंट होता है न्यूरल टिश्यूज़ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और अगर ग्लूकोज होगा तो वो नॉन न्यूरल टिश्यूज़ यानी कि न्यूरॉन्स के अलावा जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं मेम्ब्रेन्स की वहाँ पर प्रेजेंट होगा।
तो आगे हमारे पास ग्लोबोसाइड्स है, यहाँ पर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा शुगर्स होते हैं जिनको हम डी ग्लूकोज बोलते हैं या डी ग्लैक्टोज बोलते हैं या एन एसिटाइल डी ग्लैक्टोसामीन बोलते हैं। ठीक है, नैम के आपने स्ट्रक्चर देखेंगे जब हम बैक्टीरिया की मोस्टली हम देखते हैं हमारे पास जो आते हैं 2 तरह के हमारे पास होते हैं सेल वॉल की, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर आएगा वहाँ पर हमें नैम के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, तो वहाँ पर ग्लोबोसाइड्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं गैंग्लियोसाइड्स। तो गैंग्लियोसाइड जो होते हैं हैव द पोलर हेड ग्रुप्स, वहाँ पर जो शुगर अटैच हो गए, यहाँ पर ऊपर अगर हम देखते हैं तो जो शुगर अटैच होते थे वो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स आकर अटैच होते थे। यहाँ पर हमारे पास जो शुगर्स अटैच होंगे वो हमारे पास कौन से शुगर्स अटैच होंगे, वो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स आकर अटैच होंगे, और वो ओलिगोसेक्राइड्स के साथ हमारा सियालिक एसिड भी आकर अटैच होगा, और वो सियालिक एसिड को हम एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड भी हम बोलते हैं। तो अगर हमारे उस ओलिगोसेक्राइड्स के साथ एक सियालिक एसिड आकर अटैच होगा तो उसको हम जीएम बोलते हैं, यानी कि हमारे पास मोनो गैंग्लियोसाइड्स हम कहेंगे, और अगर हमारे पास 2 सियालिक एसिड आकर अटैच होते हैं तो हम उसको बोलेंगे डाई गैंग्लियोसाइड। अगर हमारे पास 3 अटैच होंगे तो उसे हम ट्राई गैंग्लियोसाइड्स हम बोलेंगे, अगर हम 4 होंगे तो उसे हम क्वाटर्नरी गैंग्लियोसाइड बोलेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी बताए गए हैं सीरामाइड का। अगर हमारे पास स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में देखें तो एक्स ग्रुप में हमारे पास अगर एच आकर अटैच होते हैं तो उसको हम सीरामाइड बोलते हैं। फॉस्फोकोलिन आकर अटैच होता है स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं। ग्लूकोज आकर अटैच होगा तो उसको हम ग्लूकोसिली सेरिब्रोसाइड बोलते हैं। या हमारे पास यहाँ पर आकर ये 2 स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है, जहाँ पर हमारे पास ग्लोबोसाइड्स की या गैंग्लियोसाइड की एग्जांपल आ जाती है। तो इनमें रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को आपने याद रखना है। अगर हमारे पास इस तरह सर्कल में होगा और वो ब्लू कलर का है तो वो रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोज को, ठीक है। लेकिन अगर वो येलो कलर में आ जाता है तो वो हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज जब हमने गैंग्लियोसाइड में हमने देखा था तो वहाँ पर हमने कहा था कि हमारे पास जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं उन ओलिगोसेक्राइड्स के साथ एक सियालिक एसिड भी अटैच होता है। तो सियालिक एसिड की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है, ठीक है, और ये इस तरह फिल होता है, ठीक है। तो ये सियालिक एसिड की होती है। इसी तरह और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाते हैं, लाइक अगर हमारे पास स्टार है तो शो कर आता है जाइलोज को, और अगर हमारे पास इस तरह ट्राइंगल की शेप है तो वो ट्राइंगल की शेप फ्यूकोस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो मेजरली आपने ये स्ट्रक्चर्स याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्टीरोल्स विच आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बाइलेयर्स। स्टीरोल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर लिपिड्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। स्टीरोल जो है वो कंसिस्ट ऑफ स्टीरॉयड न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ द 4 फ्यूज रिंग्स विद 6 कार्बन एंड 1 विद 5। तो अगर हम स्टीरोल के यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर 4 फ्यूज रिंग नजर आएंगी, यहाँ पर ये रिंग नजर आ रही है, यहाँ पर हमें हेड ग्रुप में OH नजर आ रहा है जो कि पोलर ग्रुप है, और यहाँ पर हमें एक अल्काइल साइड चेन नजर आ रही है। तो अगर हम स्टीरोल के जनरल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये दरमियान में हमारे पास 4 फ्यूज रिंग है, ठीक है, और एक साइड पे हमारे पास अल्काइल साइड चेंज है जो कि नॉन पोलर होती है, या इनको हम हाइड्रोफोबिक साइड भी बोल सकते हैं। और ये हमारे पास कौन सी साइड्स होती हैं, जो हमारे पास पोलर साइड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी एक और रिप्रेजेंटेशन आ गई है जिसमें हम उसने बताया कि वेरी रिजिड रिंग्स जो स्ट्रक्चर होती है ये ऊपर वाली है, और ये नॉन पोलर टेंस और ये हमारे पास पोलर हेड ग्रुप्स है। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि ये किस तरह अपना रोल प्ले कर रही होती हैं जब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन में किस तरह मौजूद होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि 2 हमारे पास फैटी एसिड की टेल्स है, और उन 2 फैटी एसिड की टेल के दरमियान हमारे पास मौजूद है स्टीरोल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो स्टीरोल का स्ट्रक्चर है ये एक तो उसे फ्लूइडिटी जो है उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इट डज ये ना ही उसे बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, जस्ट इंश्योर करता है कि जो हमारे पास फैटी एसिड की टेल्स हैं जो लिपिड्स बाइलेयर्स बना रही हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब ना हो, ठीक है। हाई टेम्परेचर जब होगा कोलेस्ट्रॉल जो है वो फ्लूइडिटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा फ्लूइडिटी को, ठीक है, डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू करेगा। तो यहाँ पर ये हमें बताया कि इट इज़ एन एम्फीपैथिक सच अ मॉलिक्यूल विच हैव बोथ साइड विच हैव बोथ हाइड्रोफोबिक एंड द हाइड्रोफिलिक, और वो मैंने आपको बता दिया कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से वो हाइड्रोफिलिक है, और यहाँ पर टेल जो अल्काइल साइड चेन की वजह से वो क्या है हमारे पास। तो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स में और ज़्यादा नहीं, किसी में इसका एक से ज़्यादा भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जो एक मिनिमम क्वांटिटी जो मौजूद हो सकती है इनके मॉलिक्यूल्स की वो कितनी है, अप टू 1 मॉलिक्यूल लास्ट में प्रेजेंट होगा। और जो हमारे पास अगर हम दूसरी मेम्ब्रेन्स अगर हम देखेंगे इकोलाई की मेम्ब्रेन तो वहाँ पर तो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इसी तरह सिमिलर टू स्टीरोल्स आर फाउंड इन द अदर यूकैरियोट्स, जो प्लांट्स के अंदर होते हैं उनको हम स्टिग्मा स्टीरोल्स बोलते हैं, जो फंजाई के अंदर होते हैं उनको हम एर्गोस्टीरोल्स बोलते हैं। बैक्टीरिया इनको नहीं सिंथेसाइज कर सकते, सम कैन इनकॉर्पोरेट एक्सोजनियस स्टीरोल्स इनटू देयर मेम्ब्रेन्स, कुछ अपनी मेम्ब्रेन में लेते हैं लेकिन वो एक्सोजनियस वे से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट लिपिड्स की कंपोजिशन बताई गई है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितना है, स्टीरोल की एग्जांपल है। जहाँ पर अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर लिवर सेल में 17 है और रेड ब्लड सेल्स में 23 है, कोलाई के अंदर 0 है। यहाँ पर पहले हमने बात करी कि बैक्टीरिया स्टीरोल नहीं रखता, ठीक है। माइलिन के अंदर इसकी 22 है। तो इसी तरह अगर हम दूसरे ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ये माइलिन के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। और ग्लाइकोलिपिड्स कौन से होते हैं, वो हमारे पास हमने स्विंगोमाइलिन्स की बात की। अगर हम स्विंगोमाइलिन्स देखें तो वो यहाँ पर इसकी वेरी कंसनट्रेशन है। तो ये जो फॉस्फेटिल सीरीन है या कोलिन है, अगर आप इसको देखें तो इसकी कंसनट्रेशन माइलिन में 9 है और माइटोकॉन्ड्रिया में 2 है, और कोलिन के अगर हम देखें तो हमारे पास 44 है, यहाँ पर 24 आ रहा है लिवर सेल के अंदर। तो ये जो एसिमेट्रिक हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसके
फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम देखेंगे तो हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि जो जो इसकी एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट टाइप के लिपिड्स की, ये क्या इंडिकेट करती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या आइदर ये फंक्शनली उसे सपोर्ट करती हैं, आइदर ये स्ट्रक्चरली उन्हें सपोर्ट करती हैं, ये किस तरह से उन्हें सपोर्ट करती हैं। तो आज हम जो हमने जनरली जो इस चीज़ को देखा तो हमने लिपिड्स के डिफरेंट टाइप के लिपिड्स जो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम देखें कि वो फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। और हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स बैकबोन के बेस में हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके हमने स्ट्रक्चर्स को देखा। जब तक इनके स्ट्रक्चर्स को लास्ट में ड्रॉ करें और इनके स्ट्रक्चर्स के साथ इनके एग्जांपल्स को 5 to 10 टाइम्स इनको ड्रॉ करें, या आपको इजीली रिमेंबर हो सकते हैं, ठीक है। और इनको देखें कि स्टीरोल्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर ये बेसिक्स अगर आपको आती हैं तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके।